टेक्स्ट बुक के हिसाब से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ही कंप्लीट करना है, लेकिन दर्पण के अंदर एक 41 नंबर करके क्वेश्चन दिया है, इसमें मिक्स कॉम्बिनेशन भी दिया है। अब ये मिक्स कॉम्बिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बार पूछा गया है। ऐसे तो बहुत इजी है, लेकिन एक बार पढ़ लेना। मेरे हिसाब से पूछेंगे तो नहीं, क्योंकि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर भी। अब एक चीज और, आज जो हम रूल कंप्लीट करेंगे वो रूल पूरे चैप्टर के लिए या आगे जितने न्यूमेरिकल इसके लिए बहुत ज्यादा काम में आएगा। इससे पहले तो हम 3 डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे। सपोज एक सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूं, इस सर्किट के अंदर यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस होगा और एक रेजिस्टेंस है, इसके बाद बैटरी, अब डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस में 20 ओम, समझे 1 ओम, ये 10 ओम से तो 80 वोल्ट, समझे 45 वोल्ट, ये 1 ओम, इसको 40 ओम लिखेंगे और ये 30 ओम। अब इसमें नंबरिंग सपोज हम कंप्लीट करें, तो ए बी ऐसे ऊपर से निकल ए बी सी, क्या हुआ? माइक्रोफोन बंद कर दो सब। ओके, इसमें ए बी सी डी ई एफ, ये जो डायग्राम बना ना, इसको सिंपल सर्किट नहीं बता सकते, क्योंकि आप इजीली नहीं बता सकते कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज, समझे दोनों सीरीज में है, बाकी सब में किस में होंगे। ओके, और एक चीज और, इस तरह की जो सर्किट रहती है ना, इसको नेटवर्क बताया जाता है। कि कॉम्प्लिकेटेड मेथड से, जब बैटरी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, आगे सब पढ़ना ही है, एक सिर्फ इंडक्टर मेरे ख्याल से बाकी, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, प्राइमरी सेल पढ़ लिया, कैपेसिटर कंप्लीट कर लिया, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। ये सभी कंपोनेंट जब कॉम्प्लिकेटेड मेथड से कनेक्ट होते हैं ना, उस सर्किट को नेटवर्क बताया जाता है। इसको नेटवर्क बताया जाएगा कि इसमें सिंपली ये दोनों सीरीज में बराबर, ये दोनों भी सीरीज में भी बराबर है, बाद में तीनों पैरेलल में है, नहीं बता सकते, क्योंकि मेन बैटरी तो ये है, करंट पहले ये पास करेगी, हो सकता है इससे बैटरी चार्ज भी होगी, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसको नेटवर्क बताया जाता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन नेटवर्क क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन नेटवर्क के लिए दी जाती है। सेकंड ये होता है कि नेटवर्क के किसी भी पॉइंट के ऊपर नेटवर्क के ज्यादा बार कनेक्ट होंगे, मोर देन 2, ओके, तो उसको ब्रांच पॉइंट बताया जाएगा। जंक्शन पॉइंट या ब्रांच पॉइंट ऐसा लिखा जाता है। ओके, जंक्शन पॉइंट या ब्रांच पॉइंट, 2 से ज्यादा, 2 तो यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है, ये भी 2 नहीं, लेकिन ये दोनों पॉइंट ऐसे है, इसमें 3 कंडक्टर कनेक्ट होते हैं, 3 वायर कनेक्ट होते हैं, मतलब ए और डी वो सर्किट का ब्रांच पॉइंट है। नेटवर्क के अंदर ओके 2 से ज्यादा जब कंडक्टर कनेक्ट होंगे तो उसको क्या बताया जाएगा? ब्रांच पॉइंट। तो सेकंड डेफिनेशन इज अ ब्रांच पॉइंट। नाउ थर्ड डेफिनेशन, कि जो भी हम कंपोनेंट कनेक्ट करेंगे और कंपोनेंट से जब क्लोज सर्किट बनते हैं उसको लूप बताया जाता है, लूप या क्लोज सर्किट। ऐसे तो हम क्लोज सर्किट वर्ड ही यूज करते हैं, लेकिन सपोज एमसीक्यू पूछेंगे तब आपको कंप्लीट करना है कि जब इस तरह के जो कंपोनेंट है, रेजिस्टर, बैटरी, कैपेसिटर, इंडक्टर, सभी कनेक्ट करने के बाद जो क्लोज सर्किट बनती है उसको लूप बताया जाता है। ओके, इस सर्किट के अंदर लूप कितने है? सपोज यहाँ स्टार्ट करते हैं, ए, then B,
सी डी और ए बी सी डी और ए। सेकेंड लूप कौन सी? सो ए डी ई एफ ए, इसको भी क्लोज लूप बता सकते हैं, लेकिन और भी एक है ए बी सी डी ई एफ और ए, इसको भी क्लोज सर्किट बना सकते हैं। ये भी क्लोज सर्किट है, ये भी क्लोज सर्किट है। मतलब इस डायग्राम के अंदर टोटल तीन ऐसी क्लोज सर्किट है, ओके, जिसको लूप बोल सकते हैं। तो पहले तीन डेफिनेशन थी कि जहाँ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ओके, नॉर्मली हम यूज मतलब ओम्स लॉ या नॉर्मल सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली इक्वेशन यूज नहीं कर पाते, ऐसी सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड सर्किट या नेटवर्क बताया जाता है। ओके, नेटवर्क के जिस पॉइंट पे दो से ज्यादा वायर कनेक्ट होंगे उसको ब्रांच पॉइंट बताएंगे। उसको क्या बताएंगे? ब्रांच पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट के कंपोनेंट से बनने वाली जो क्लोज सर्किट है उसको लूप बताएंगे। ओके, ये तीनों डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 42 में लिख के दिया है, दर्पण के अंदर क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर ये हमको कंप्लीटली लिख के दिया है। अब हमको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकेंड लॉ को कंप्लीट करना है। ये दोनों रूल ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। जहाँ नॉर्मल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन या नॉर्मली आप ओम्स में यूज नहीं कर सकते, वहां किरचॉफ फर्स्ट एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज कर सकेंगे। ओके, तो सबसे पहले किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। सबसे पहले किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ओके, किरचॉफ फर्स्ट रूल यूज करना है तो सबसे पहले इसमें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू पूछे। किरचॉफ फर्स्ट रूल किस प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे रूल डिपेंडेंट है। क्लियर? ओके, अब मैं जो लिख रहा हूँ किरचॉफ फर्स्ट उसी तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। सपोज किसी जंक्शन के ऊपर ऐसे कंडक्टिंग वायर करने जा रहे हैं, दो से ज्यादा मतलब जंक्शन पॉइंट, दो से ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? जंक्शन। इस डायरेक्शन में आने वाला करंट I1, वापस जाने वाला करंट सपोज I2 और I3, यहाँ लिख रहा हूँ I4 और ये I5। मतलब ये नेटवर्क का ब्रांच पॉइंट हुआ जिसके अंदर डिफरेंट 5 कंडक्टर कनेक्ट होते हैं। इसका माइक चालू हुआ। ओके, जंक्शन पॉइंट के ऊपर डिफरेंट 5 इलेक्ट्रिक कंडक्टर कनेक्ट होते हैं। यहाँ से आने वाला करंट I1, बाहर जाने वाला करंट I2, एंटर होने वाला करंट I3, I4 पर I5 वो भी बाहर जाएगा। ओके, अब सपोज हम वो डेफिनेशन जानते हैं I is equal to Q by T and therefore Q is equal to I into T। ओके, किसी डेल्टा T टाइमिंग के अंदर, किसी डेल्टा T टाइमिंग के अंदर यहाँ से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसके लिए लिख रहे हैं I1 से जो इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो उसको Q1 बताएंगे। यहाँ से बाहर आने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज Q2, एंटर होने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज Q3, बाहर आने वाला चार्ज Q4, ये Q5। मतलब ये दोनों एंटर होंगे और तीनों बाहर जाएंगे। तो किसी डेल्टा T टाइम के अंदर एंटर होना करंट I1, तो इलेक्ट्रिक चार्ज Q1, बाहर जाना करंट I2, तो बाहर आने वाला चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज Q2, एंटर होने वाली करंट I3, तो चार्ज Q3। ये दोनों आउट मतलब बाहर जाएगा तो इस Q4 और Q5। इसके लिए लिखा इन डेल्टा T। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके,
कहीं भी चार्ज स्टोर नहीं होगा, नया क्रिएट नहीं होगा, ओके, लॉस नहीं होता है। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रिक चार्ज एंटर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक चार्ज आउटसाइड जाएगा। जितना इलेक्ट्रिक चार्ज एंटर होगा उतना इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ जाएगा, आउटसाइड जाएगा। क्लियर? Q1 plus Q3 is equal to Q2 plus Q4 plus Q5, ओके। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन Q is equal to I into D, तो लिखेंगे I1 डेल्टा T, I3 डेल्टा T, I2 डेल्टा T प्लस I4 डेल्टा T एंड I5 डेल्टा T। अब दोनों साइड से डेल्टा T कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो इक्वेशन आएगा I1 प्लस I4 प्लस I5, ओके। अब सुबह से सभी इधर शिफ्ट कर देंगे, सो I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंटर होने वाली करंट मैंने पॉजिटिव ली, तो बाहर आने वाली करंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। एंटर होने की करंट पॉजिटिव, तो बाहर निकलने करंट क्या होगी, नेगेटिव होगी। सिमिलरली सपोज ये दोनों उधर शिफ्ट करेंगे तो सो माइनस I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये दोनों उधर शिफ्ट किया तो इसका भी ऐसा मतलब हुआ कि सपोज एंटर वाली करंट मैंने नेगेटिव ली, तो बाहर आने वाली करंट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। देखिए दोनों के लिए कॉमन रूल क्या होगा, समेशन I इज इक्वल टू 0। जंक्शन पे जितना भी इलेक्ट्रिक करंट है उसकी टोटल एडिशन क्या होगी, 0 मिलेगी जंक्शन पे, ओके। द algebraic sum of the electric current flowing through the any junction, okay, is equal to 0। मतलब जंक्शन पे टोटल इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0, जितना एंटर होगा उतना करंट बाहर जाएगा। इस तरह से उन लोगों ने इक्वेशन लिख के दिया है, ओके। अब ये जो क्वेश्चन उन लोगों ने बताया वो कुछ डिफरेंट में था, मैंने जो अभी सर्किट बनाई थी वो क्लोज सर्किट, उससे उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। लेकिन जब आपको पूछा जाए तो हो सकता है इस तरह से एक्सप्लेन करना। अब सपोज दर्पण है आपके पास, तो आप चेक करो 44 नंबर क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है ही नहीं, लेकिन बाद में ब्लॉक करके मतलब बॉक्स करके इन लोगों ने, मैंने जो एक्सप्लेन किया वही है। एक बार वो चेक करो, वो एक बार पढ़ लो। कौन सा बॉक्स करके जो दिया, वो किरचॉफ फर्स्ट रूल, ओके। किरचॉफ फर्स्ट रूल डिपेंड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक बार इसको फटाफट कंप्लीट करो, देन सेकेंड। सर है कोई डाउट? नो सर। फिर से बता रहा हूँ कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है।
Okay, the algebraic sum point is equal to 0, क्योंकि हमने लिखा है कि जंक्शन में 5 टोटल कंडक्टिंग वायर है। I1 से करंट एंटर होगा, I2 से बाहर जाएगा, I3 से एंटर होगा, I4 I5 से बाहर जाएगा। ओके, I is equal to Q by T, so Q equal to I into T। कंसीडर कि एनी टाइम डेल्टा T, यहाँ से पास होना चार्ज Q1, इधर से पास होना चार्ज Q2, यहाँ से Q3, Q4 और Q5। So according to law of conservation of electric charge, चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, लीक नहीं होगा। तो इसका मतलब जितना चार्ज एंटर होता है उतना बाहर जाना चाहिए। सो Q1 plus Q3 equal to Q2 plus Q4 plus Q5। ओके, ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे तो I1 डेल्टा T plus I3 डेल्टा T is equal to I2 डेल्टा T plus I4 डेल्टा T plus I5 डेल्टा T। ओके, दोनों साइड से डेल्टा T कॉमन निकाल कैंसिल करो। Now I1 plus I3 is equal to I2 plus I4 plus I5। ओके, अब ये तीनों उधर शिफ्ट करेंगे तो I1 minus I2 plus I3 minus I4 minus I5 equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ, एंटर होने वाली करंट मैंने पॉजिटिव ली तो बाहर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ओके, कि सपोज एंटर होने वाली करंट पॉजिटिव तो आउटसाइड जाने वाली करंट क्या होगी, नेगेटिव। और सपोज एंटर होने वाली करंट आपने नेगेटिव ली तो बाहर जाने वाली करंट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो ये दोनों को उधर शिफ्ट करना है। लेकिन ये दोनों इक्वेशन में आपने चेक किया कि सबकी टोटल एल्जेब्रिक सम करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, तो ये होगा किरचॉफ फर्स्ट लॉ। हेलो, ओके, नाउ सेकंड, एनी डाउट फर्स्ट में? नो सर। ओके, नो सर। ओके, नाउ किरचॉफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो बताया उसने क्लोज सर्किट के लिए दिया, क्लोज सर्किट लूप वाली जो अभी डेफिनेशन कंप्लीट की थी इसके लिए। ओके, इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ड्रॉ करनी पड़ेगी। चलो, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मतलब यहाँ बैठ ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सिर्फ रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। इधर बैटरी होगी, ओके। इसके अंदर टोटल मैंने 5 रेजिस्टर बताया, 2 प्राइमरी सेल। देन कॉल इवन इसके लिए E2 रेजिस्टर ओके। अब सर इस नेटवर्क की यूज क्या है, तो नेटवर्क का सॉल्व कैसे करेंगे, तो नेटवर्क के अंदर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ए से रीच कर, तो यहाँ पर मैंने ए से स्टार्ट किया, ए टू बी, देन बी टू सी, देन डी ई, अगेन ए। तो
ए से स्टार्ट किया था, अगेन ए पे आएंगे तो पोटेंशियल उतना ही मिलेगा, पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होता, रिमेन कहीं भी करंट चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज, इसकी पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट रहेगी। ओके, पहले इसमें इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है। सपोज यहाँ से करंट जो पास होता है इस डायरेक्शन में, उसको बताएंगे आई वाले, और यहाँ तो बताएंगे I5। तो I1 I5 कहाँ से आएगा, तो यहाँ से जब करंट होता है वो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, I1 और I5। ओके, नाउ आगे यहाँ से सपोज यहाँ से करंट एंटर हुआ तो इस डायरेक्शन में जाएगा I2 और इस वाली डायरेक्शन में जाएगा I3, क्या रहेगा I3। ओके, यहाँ से एंटर हुआ, बाकी अब देखो यहाँ से एंटर हुआ तो I5 इसे और I1 इधर, ये I2 I1 आके यहाँ से करंट बाहर निकलेगा। सिमिलरली ये करंट आगे जाएगा, सपोज इस डायरेक्शन में जो करंट गया वो I4, यहाँ से I4 और I3 ये बाहर निकलेगा, मतलब ये न्यूट्रल की तरह रहता है, यहाँ से करंट एंटर भी नहीं होता, बाहर भी नहीं जाता। ओके, इस एरो की जरूरत नहीं है, ये वाले जो एरो ड्रॉ की उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको I1 ड्रॉ करके देना है कि I1 इस डायरेक्शन में जाता है, I2 इधर आता है, I3 इस डायरेक्शन में जाएगा, ये I4 और ये I5। ओके, अब मैंने करंट भी ड्रॉ करके दे दी, अब हमको क्या करना है, ए से बी की ओर जाना है, लेकिन चेक करो दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक है रेजिस्टेंस एंड सेकंड है प्राइमरी सेल। रेजिस्टेंस से जब भी पास होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर रेजिस्टेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर रेजिस्टेंस इज V इक्वल टू IR, बट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर प्राइमरी सेल तो V इज इक्वल टू E माइनस IR। लेकिन हम सपोज मान लेते कि E1 E2 की जो इंटर रेजिस्टेंस है, E1 E2 की जो इंटर रेजिस्टेंस वो जीरो है, जीरो होगा इसका मतलब IR जीरो हो जाएगा, and therefore potential difference for primary cell is equal to E, potential difference for primary cell and that is equal to क्या लिखेंगे E। तो पता लग गया रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to I, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम प्राइमरी सेल तो क्या लिखेंगे E, इसके लिए क्या लिखेंगे हम A। तो दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता चल गई कि सपोज रेजिस्टेंस के लिए लिखा है तो IR, बैटरी के लिए लिखा है तो E। क्लियर, अब पूरी एक राउंड कंप्लीट करना शुरू करते हैं, पहले ए से जाएंगे, कहां तक जाएंगे बी की ओर। इसमें एक स्टेटमेंट याद रखनी है कि करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मोशन करेगा, करंट फ्लो होने की डायरेक्शन है ए टू बी है, इसका मतलब ए की पोटेंशियल ज्यादा है और बी की पोटेंशियल क्या होगी कम, ए की पोटेंशियल ज्यादा है और बी की पोटेंशियल क्या होगी कम रहेगी। ओके, तो ए से बी जाएंगे, ए टू बी जाएंगे, सबसे पहले आएगा रेजिस्टेंस। चलो सबसे पहले ए पॉइंट की पोटेंशियल लिख लेता हूं, ए पॉइंट की पोटेंशियल है VA, मैं ए से बी जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट ए से बी जाएगा, इसका मतलब ए की पोटेंशियल ज्यादा है, बी की पोटेंशियल कम है, इसका मतलब हम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं। जब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, इसका मतलब जब रेजिस्टेंस से करंट पास होगा तो इसका मतलब I1 R1 जितना पोटेंशियल डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, करंट की डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। ओके, और करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, तो हम लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इसके लिए बात किया मैंने R1 के लिए। अब आएगा प्राइमरी सेल, ये प्राइमरी सेल की नेगेटिव टर्मिनल है और ये प्राइमरी सेल की पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल की पोटेंशियल होती है नेगेटिव, पॉजिटिव की पोटेंशियल होती है पॉजिटिव। ओके, हम कहां जाएंगे तो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इसका मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाएंगे, और लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाएंगे इसका मतलब पोटेंशियल इंक्रीज होगा। कितना पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो प्राइमरी सेल के ईएमएफ जितना प्लस E1, क्या लिखेंगे प्लस E1। स्क्रीन में प्रॉब्लम નથી ને, હેલો સર સર બ્લર દેખાય છે, બરાબર છે સર, કોકો પર બ્લડ દેખાય છે, ક્લિયર થઈ જાય પછી હા સર સર નંબર દેખાય છે, સર એક નંબર ઓકે 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 સર ગાયબ થઈ ગયું બધું, બધું બ્લેક થઈ ગયું।
આવ્યું આંખ આવ્યું બંધ કરી દીધી હશે, જો તું આવ્યું આવ્યું આંખ બંધ કરી દીધી હશે ને એવું થાય. ફીચર તો દેખાય જ. મેં તમને કીધું તું, તમે હતા સમજતા. ओके, सबसे पहले VA रेजिस्टेंस से पास होंगे तो -I1R1 माइनस से प्लस, मतलब नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो प्लस क्या होगा E1. हम B पॉइंट तक चलेंगे. अब B से C जाना है. इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है C टू B. हम जा कहाँ रहे B टू C, लेकिन करंट किस सेक्शन में आता है C टू B. इसका मतलब हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाएंगे, कि करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर ही आता है. तो इसका मतलब B टू C जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा इसका मतलब प्लस I2 R2 जितना होगा. क्या लिखेंगे? प्लस I2 R2. ओके, C पॉइंट तक आ गए. अब आगे जाए C टू D. पहला आएगा प्राइमरी सेल. प्राइमरी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, वहां से कहाँ जाना है? नेगेटिव टर्मिनल पे. पॉजिटिव की पोटेंशियल ज्यादा होती है, नेगेटिव की पोटेंशियल कम. हम प्लस से माइनस पे जाएंगे, इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज होगा, एंड देयरफॉर -E2. ओके, अभी भी आगे जाना है क्योंकि रेजिस्टर R3 आएगा. ओके, करंट होता है C टू D. इसका मतलब C की पोटेंशियल हायर होगी, D की पोटेंशियल कम, लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहा है. इसका मतलब I3R3 जितना पोटेंशियल डिक्रीज. अब E2D, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है E2D, इसकी पोटेंशियल ज्यादा, इसकी पोटेंशियल कम. मोशन की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब पोटेंशियल इंक्रीज होगा, एंड देयरफॉर I4R4. Okay, now E to A, but electric current flow from A to E. The potential of A point is higher than potential of point E. Okay, so electric current flow from A to E, motion E to A, both are in opposite direction. So potential increase होगा, तो potential. Okay, again किस पॉइंट पे आ गया? A पॉइंट पे. A पॉइंट की पोटेंशियल आगे कितनी होगी? इसका मतलब क्या लिखेंगे? VA. ओके, दोनों साइड हम वो कैंसिल करेंगे. VA वाली वैल्यू कैंसिल कर दो. ओके, नाउ -I1R1 प्लस I2R2 -I3R प्लस I5R5. ओके, दो चीज बाकी रहेगी, E1 और E2 उधर शिफ्ट कर दो, -E1 प्लस E2. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है वो समेशन IR फॉर होल क्लोज सर्किट इज इक्वल टू समेशन E. ये मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ. किरचॉफ सेकंड लॉ करके लिखा है. अब द चेंज इज 0. अब देखो ये कैंसिल कर दिया, तो इधर क्या लिखेंगे? 0. इसका मतलब सबकी पोटेंशियल की एडिशन क्या हो जाएगी? 0 होगी. और स्टेटमेंट लिखना है तो फॉर एनी क्लोज लूप द algebraic sum of the product of resistance and respectively current, product of resistance and respectively current flowing through them is equal to the algebraic sum of EMF applied in the closed loop. मतलब ऐसा भी हो सकता है, हर रेजिस्टर के लिए इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टर जो मल्टीप्लिकेशन देगा उतना एडिशन किसका होगा? समेशन E. नंबर वाली क्वेश्चन दर्पण से पढ़ लो, तो बाद में फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे. फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे.
ओके, सर्किट के अंदर क्या होता है फिर से बता रहा हूँ, नेटवर्क जितने न्यूमेरिकल है जहाँ सिंपली आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते, वहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि तब आपको किरचॉफ सेकंड यूज करना है। तो इसकी सिंपल मेथड क्या है, लिखना इजी है, टिपिकल देखिए, सपोज मैंने डायग्राम बनाया, एक पॉइंट से करंट पास किया, इस डायरेक्शन में करंट गया, ओके, तो करंट की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन जब इक्वल होगी, करंट की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन जब इक्वल होगी तब आपको आई आर नेगेटिव लिखना है। लेकिन करंट की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी तो आई आर आपको प्लस लिखना है। सेकेंड चीज याद रखना, प्राइमरी सेल में नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे तो ईएमएफ प्लस हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाएंगे तो ईएमएफ नेगेटिव होगा। ओके, चलो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, सबसे पहले एक पॉइंट की पोटेंशियल डी लिखी। ओके, यहाँ से आगे जाएंगे, करंट की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन इक्वल है, इसका मतलब आई आर क्या होगा, नेगेटिव, तो मैंने लिखा आई आर नेगेटिव। ओके, उसके बाद माइनस टू प्लस पॉइंट पे गया, तो माइनस से प्लस पे जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो प्लस लिखा E1। ओके, अब बी टू सी जाना है, तो करंट की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन, करंट सी टू बी है लेकिन मोशन बी टू सी है, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो आई आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सो आई टू आर टू प्लस करके लिखा। नाउ सी टू डी जाने के लिए सबसे पहले प्राइमरी सेल, ओके, प्राइमरी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे गए, इसका मतलब माइनस E2, जिस टर्मिनल पे जाएंगे वो साइन लिखना है, किसके लिए, प्राइमरी सेल के लिए। ओके, अब रजिस्टर के लिए, तो करंट की डायरेक्शन C2D, motion also in direction of C2D, so IR negative and therefore minus I3R3, minus I3R3. Okay, now motion from D to E, but electric current की direction E to D, so इसका मतलब IR positive and therefore plus I4R4. Okay, now for D to A, sorry E to A, electric current flow from E to A, sorry A to E आएगा, sorry A to E, करंट की डायरेक्शन मोशन E to A होगा, बोथ आर इन अपोजिट होगा, इसका मतलब आई आर पॉजिटिव। और फिर ए पॉइंट पे आगे मतलब लिखेंगे VA, दोनों साइड VA कैंसिल करेंगे तो उन दोनों में क्या होती है, सबकी एडिशन होती है 0। ये फर्स्ट रूल में बताया था, द algebraic sum of the change in potential around any closed loop involve the resistor and primary cell in the loop is क्या होगा, 0। ओके, लेकिन सेकंड में क्या लिखा, सपोज हम एक साइड आई आर लिखेंगे, सेकंड साइड E1 लिखेंगे, E2 लिखेंगे, तो माइनस I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 प्लस I4 R4 प्लस I5 I5 इज इक्वल टू माइनस E1 प्लस E2। ओके, सो समेशन आई आर इक्वल टू समेशन E, ये मैथमेटिकल टर्म है किरचॉफ सेकंड लॉ के लिए। इसका स्टेटमेंट क्या है, फॉर एनी क्लोज्ड लूप द algebraic sum of the product of the resistor and respectively current flowing through them, मतलब IR, ओके, एंड इज इक्वल टू, सॉरी ये जो समेशन है इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ईएमएफ अप्लाई इन अ क्लोज लूप, मतलब आप जितने भी ईएमएफ ऐड किए, सॉरी अप्लाई किए, उसको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आपको सेकंड रूल अप्लाई करना नहीं आएगा, आगे जो थियोरी है, आगे जो न्यूमेरिकल है, इस सब में प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए इसको प्रॉपर्ली कंप्लीट करना है। ओके, है कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, अभी जो मैंने वो डायग्राम बनाया था, अभी जो डायग्राम कंप्लीट किया था, आगे नहीं क्लोज लूप वाला, जब मैंने वो 3 डेफिनेशन कंप्लीट करके दी थी आपको, तो वो 3 डेफिनेशन जो बताई थी वो क्लोज सर्किट फिर से बना रहा हूँ, और उस क्लोज सर्किट के लिए हम किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करके लिखेंगे। उसके बाद दिया है प्राइमरी सेल, यहाँ एक प्राइमरी सेल आएगा, ये दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा। ओके, जब हमने लिखा था तो A B C D E और F, ओके, यहाँ 30 ओम, 40 ओम, 1 ओम, ये 45 वोल्ट, ये 1 ओम और 80 वोल्ट।
ओके, और यहाँ बाकी रह गया 20 ओम, बराबर। अब सपोज करंट की बात करें तो सपोज इस बैटरी से पास होने वाला करंट I2 है, किस बैटरी से, 80 वोल्ट से। ओके, अब जब I2 करंट पास होगा तो एक I2 करंट यहाँ से पहले इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो I2 करंट आगे शिफ्ट करेंगे तो सपोज यहाँ से सिर्फ I2 आता है, और ऊपर वाला करंट I1 होगा, I1 I2 और I होना चाहिए। देखो यहाँ से मेन बैटरी करंट कितना पास होगा, I करंट जब यहाँ आता है तो इस डायरेक्शन में जाएगा I1 और इस डायरेक्शन में जाएगा I2, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ से भी वापस आना चाहिए I1। देखो जितना करंट पास करेंगे उतना करंट वापस आना चाहिए, मेन लॉजिक है। और दो बैटरी में से हायर वोल्टेज किसका, ID का, तो इससे पास वाला करंट मैंने I निकाला, I करंट इधर जाएगा तो इस डायरेक्शन में I1 जाएगा, यहाँ कौन सा जाएगा I2, दोनों I1 I2 मर्ज हो जाएंगे तो अगेन ये बाहर पाने वाला करंट फिर से क्या मिलेगा, I मिलेगा। ये सब न्यूमेरिकल के अंदर करंट खुद को अरेंज करना है, और करंट खुद को अरेंज करने के बाद इस तरह से ओके हमको ये कंप्लीट करना है। अब एक चीज याद रखो, इस सर्किट में कितने करंट है, तो 3, I1 और I2। तो आपको 3 क्लोज सर्किट के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करना पड़ेगा। 3 सर्किट तो पहले भी 3 बताई थी मैंने, A B C D और A, सेकंड A D E F और A, एंड थर्ड A B C D E F। ओके, तीनों सर्किट के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करेंगे तो आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे, और तीनों इक्वेशन के सिंप्लीफिकेशन से I1 I2 और I मिल सकता है। ओके, अब इसको न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं करना, लेकिन फिर भी एक बार सभी सर्किट के लिए कैसे आप यूज करेंगे बता दो। पहले A B C D और A के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करना है इस क्लोज सर्किट के लिए। ओके, पहले इससे B जाएंगे, B जो कुछ है नहीं। ओके, B to C जाएंगे तो देखो करंट इस डायरेक्शन में आता है, कौन सा, I1, ऐसे करंट आता है, और मोशन की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन है 30I1, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो पहले कौन सा करंट रजिस्टर आएगा 30 ओम, सो 30I1। ओके, वापस यहाँ से इधर जाएंगे, पहले आएगा 45 वोल्ट, सो माइनस टू प्लस, तो लिखेंगे 45 वोल्ट। ओके, यहाँ करंट की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन इक्वल है, इसका मतलब IR नेगेटिव, तो माइनस रेजिस्टेंस कितना है 1, इलेक्ट्रिक करंट I2, तो सिर्फ I2 लिखना पड़ेगा। आगे जाएंगे, क्या मिला 40 ओम, सो अगेन 40I2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। जहां से स्टार्ट किया वापस आगे, तो एक इक्वेशन इस टाइप का मिलता है। तो इस इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, 30I1 माइनस 41I2 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 45 इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, एक इस क्लोज लूप से मिलेगा। हर क्लोज लूप के लिए जो इक्वेशन है ऐसे 3 इक्वेशन आपको मिलेंगे, और तीनों की सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे तब जाके हमें I1 I2 और I3 मिल सकता है। चलो एक और काम करें, A देन D E F A, किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करना है। जब A to D जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। अब देखो करंट की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मतलब सबको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे 40I1 सॉरी 40I2, ऐसे के 40I2, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, प्लस 1 इंटू I2 मतलब I2, प्लस 2 माइनस, तो माइनस क्या लिखेंगे 45। ओके, यहाँ आएंगे इस डायरेक्शन में, करंट ऐसे जा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में आएंगे, यहाँ से कौन सा करंट पास होगा, तो यही करंट I वाला, तो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब 20I, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है तो 1 इंटू I मतलब प्लस I, अपोजिट डायरेक्शन मतलब प्लस। ओके, प्लस से कहाँ जाएंगे माइनस पे, सो माइनस 80 इज इक्वल टू 0। ओके, इस इक्वेशन में क्या लिखेंगे, तो ये दोनों की एडिशन क्या होगी 41I2 प्लस 21I, ये दोनों की एडिशन 125 उधर जाएगा, तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। बस तो इस तरह से आपको हर लूप के लिए लिखना है, और एक भी कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह से, और बाद में तीनों सिंप्लीफाई कर देंगे। तीनों क्या करेंगे सिंप्लीफाई,
तो अपने आप I1 I2 और I की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो सिर्फ एग्जांपल बताया कि जब न्यूमेरिकल कैलकुलेट होंगे तो आपको किरचॉफ सेकंड लॉ किस तरह से यूज करना है। क्लियर? तो आज आपको वर्क में क्या करना है, तो वर्क के अंदर सबसे पहले तो 42 नंबर वाली क्वेश्चन लिखनी है जहां 3 डेफिनेशन है। ओके, बाद में 44 क्वेश्चन, राइट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ स्टेटमेंट वहां से लिख, सब स्टेटमेंट भी नहीं लिखे तो चलेगा, वो बॉक्स वाली क्वेश्चन लिखनी। 44 के अंदर आपको बॉक्स में जो दिया ना वो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके देना है। और बाद में 45 नंबर, 46 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 42, 44 एंड 45 आज कंप्लीट कर दो, मतलब आज चैप्टर की थ्योरी मोस्ट कंप्लीट हो गई। अब दो चीज बाकी रहती है, विस्टन बेस जो प्रैक्टिकल है, ओके, एंड थर्ड पोटेंशियोमीटर, मतलब 2 दिन की थियरी है, 2 दिन में थियरी कंप्लीट हो जाएगी। कल फिर से मेरे ख्याल से उसी सर का लेक्चर होगा। सर लेक्चर नहीं रखेंगे तो कल से मेरे ख्याल से ज्यादा एमसीक्यू तो रखेंगे, कि मैंने कल बात तो की है। सर आप वीडियो प्रॉपर्ली रखो, एक एक करके क्वेश्चन मत रखो, ओके। सर क्यों नए सर? हाँ तो मुझे क्या आपके पता, वहां से बताया सर ने कि JEE हर सर थे उस तरह से उन लोगों ने हर सब्जेक्ट में 2-2 टीचर रखेंगे, मतलब ये JEE नीट के लिए सर रखेंगे, तो सर आपको इसको कंप्लीट करके देंगे। इसलिए अभी तो उन्होंने क्या किया कि जो क्वेश्चन JEE नीट में हो चुके हैं उसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करें। मैंने बताया कि मैंने 100 क्वेश्चन तो चैप्टर नंबर 1 और 2 में कंप्लीट करके दिए हैं, चैप्टर नंबर 1 और 2 में कंप्लीट करके दिए। क्वेश्चन नंबर जो है 100 तक मैंने कंप्लीट करके दिए हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस उन लोगों ने बताया कि जो पूछे मतलब अभी तक JEE नीट में वो कंप्लीट करके वो देने वाले हैं।